कोई बच्चा अगर कॉमर्स का है तो उसके दिमाग में जरूर रहता है भाई आगे चल के हमको सीए बनना है, पैसा कमाना, मोटा पैसा कमाना है। अभी आप जिस रूट में हो 11th एंड 12th में आप कौन सा रूट फॉलो कर सकते हो। यह परीक्षा 3 स्तरों में होती है, आपको बता दिया 3 स्तरों में कौन कौन सी होती है। जो गलतियां हम लोग पीछे करते आए हैं उन गलतियों को नहीं रिपीट करना है, तभी तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं सीए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि सीए क्या होता है, हम लोग कब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्लास 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसका पेपर हिंदी में दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे भाई सीए एग्जाम के बारे में। ठीक है, कॉमर्स वाला बच्चा हो और सीए के बारे में जानकारी ना लेना चाह रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई अगर मैथ्स का बच्चा है तो इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है, मेडिकल का बच्चा है तो नीट के बारे में सोचता है। सिमिलर ही कोई बच्चा अगर कॉमर्स का है तो उसके दिमाग में जरूर रहता है भाई आगे चल के हमको सीए बनना है, पैसा कमाना, मोटा पैसा कमाना है, भर भर के पैसा कमाना है, बोरा भर के पैसा कमाना है। तो आज हम लोग सीए के बारे में जानेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इसमें डाउट्स हैं बच्चों के सारे कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीए की जर्नी, हमारे साथ स्टार्ट करते हैं भाई। सारे डाउट्स आपके एक एक करके सारे निपटाते हैं भाई। हाउ टू बिकम सीए इन इंडिया। ठीक है, आपको इंडिया में ही सीए बनना है, फॉरेन में तो बनना नहीं है। इंडिया से कॉमर्स कर रहे हो तो इंडिया से सीए बनोगे। ठीक है, क्या क्या रूट हैं देखो, यहाँ पे आपको 3 रूट मिल रहे हैं, सीए बनने के 3 रूट मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट कौन सा रूट है आपके लिए, अभी आप जो है क्लास 12th में हो। ठीक है, अभी आप सारे बच्चे क्या होंगे, क्लास 11 क्लास 12th में होंगे, तो जाहिर सी बात है आप एक ही रूट फॉलो कर पाओगे। बाकी 2 रूट आपके ग्रेजुएशन में काम आएंगे। चलो ठीक है, 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन कर लिया, देन आप रूट फॉलो कर पाओगे, तो हो गया बात की बात। लेकिन अभी आप जिस रूट में हो 11th एंड 12th में आप कौन सा रूट फॉलो कर सकते हो भाई, फर्स्ट वाला फाउंडेशन वाला रूट फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है भाई, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, फाउंडेशन में क्लियर या अपीयर, मतलब आप क्लास 12th में हो, पास हो गए हो, या फिर क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं, दोनों लोग दे सकते हैं। स्टडी फॉर 4 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, एनरोल्ड फाउंडेशन वाले एग्जाम में कर सकते हो, अपीयर्ड फॉर फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो, कौन से फाउंडेशन वाले में। ये नहीं कि आप क्लास 12th में हो सीधा पहुंच गए कौन से फाइनल वाले एग्जाम देने के लिए, नहीं भाई, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, फाउंडेशन वाला फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपने फाउंडेशन वाला फॉर्म भर दिया, अपीयर हो गए, उसके बाद अगर आपका 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट और 50 इन एग्रीगेट। ठीक है, अगर ये आपका है, मतलब कि 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में है, जो भी आपके 4-5 पेपर है उसमें सब्जेक्ट है उसमें, या फिर 50% ओवरऑल, ये होने चाहिए कंडीशन, तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप री अटेम्प्ट करोगे। अगर फेल हो गए तो भाई री अटेम्प्ट करोगे, जाहिर सी बात है। दूसरा वाला रूट क्या है ये देख लो, बस आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये क्लास 12th के बाद की है, ग्रेजुएशन वाली बात है। एलिजिबिलिटी फॉर सेकंड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, रजिस्टर फॉर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, डायरेक्ट एंट्री रूट, फाउंडेशन रूट। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ है, फाइनल ईयर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी तो आप लोग 12th में, स्कूल चल रहा है आपको, तो ग्रेजुएशन लेवल से क्या लेना देना, फिर भी समझ लो। और इंटरमीडिएट लेवल सीएसआर आईसीएम में। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई कि भैया हम लोग, एक चीज यहाँ पे मोटा मोटा समझ में आ गया कि अगर हम लोग क्लास 12th में हैं और हमने कॉमर्स ले रखा है तो एलिजिबल हो गए फाउंडेशन का। ठीक है, फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग एलिजिबल हो गए, सीए फाउंडेशन का हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। पास होना फेल होना अलग बात है, बट हाँ पहली खुशी तो ये होती है ना कि हमें फॉर्म फिल करने का मौका मिल रहा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। सीए परीक्षा होती क्या है, कि ऐसा क्या है कि भाई हमको सीए ही देना है, सीए होता क्या है, पहले तो जानकारी तो होनी चाहिए ना सीए के बारे में। हाँ, नाम सुना है सीए सीए, कॉमर्स वाले बच्चे चिल्लाते रहते हैं, सीनियर हमारे चिल्लाते रहते हैं, तो सीए सीए सुना है, बट उसके बारे में पहले जान तो लो सीए होता क्या है भाई। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन एग्जाम कराता है भाई, आईसीएआई कराता है। ठीक है, जैसे सभी का एक वो होता है ना, जैसे नीट नाटा कराती है, ठीक है, ऐसे सिमिलर, सॉरी जेई नाटा कराती है, सिमिलर ये आपका एग्जाम कौन कराता है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई कराता है। कौन कराता है, आईसीएआई कराता है। सर इससे हमें क्या लेना देना, नहीं, थोड़ा सा जानकारी रहेगी, लेना देना नहीं है, एग्जाम कोई भी कराए, आपको एग्जाम में बैठना है, पेपर फोड़ना है बस, कौन करा रहा है उससे क्या लेना देना। ठीक है, यह परीक्षा 3 स्तरों में होती है, आपको बता दिया 3 स्तरों में कौन कौन सी होती है, फाउंडेशन वाली और 2 इंटरमीडिएट वाली, और फाइनल वाली और इंटरमीडिएट वाली। ठीक है, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका नाम चेंज हो गया, इसी को अब हम लोग फाउंडेशन बोल रहे हैं।
जो पहले सीपीटी के नाम से जाना जाता था उसी को अब हम लोग फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन कोर्स और फाइनल एग्जाम। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, तीनों आपको पता है, क्लियर है। तो ये तो पता चल गया कि एग्जाम में 3 लेवल है। ठीक है, आगे सीए बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि आप सीए बनने के लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म भरने के लिए, वही आपसे क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सीए बनने के लिए उम्मीदवार को 10+2, कौन सा भैया 10+2, अरे बड़ा हो जा भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, बच्चे देख रहे हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, 10+2 होना चाहिए आपका क्लास में, क्या होना चाहिए 10+2, आप पास आउट होने चाहिए या फिर अपीयर होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स देना होता है, फिर आईपीसी और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन देना होता है। ठीक है, ये तो बात की पार्ट है, बट आपको पहले क्या होना चाहिए, फाउंडेशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10+2 होना चाहिए, जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ठीक है भाई, तो दूसरा डाउट खत्म हो गया कि ना। अब ये तो डाउट नहीं रहा कि सर मैं 11th में फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकते, नहीं बालक नहीं भर सकते, क्लास 12th में आप भर सकते हो। ठीक है, अपीयर या फिर पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीए परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भैया सीए की परीक्षा बहुत आसानी होती है, आप ऐसे बैठोगे पेपर आएगा उसके बाद आप सीधा गोला वोला भर के चले आओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी बच्चे तैयारी करते हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपको 1-2 साल तो देने ही पड़ेंगे। और कुछ बच्चा बहुत तेज होगा, 6 महीने में निपटा लेगा, अपने अपने ऊपर की बात है भाई कितने दिन में आप इसको पढ़ पा रहे हो। ठीक है, और जो बच्चे रील वगैरह होंगे तो 10 साल भी लगा देंगे सीए एग्जाम क्लियर करने में, उसके बाद भी नहीं होगा तो अलग बात है। तो रील उल बंद कर दो देखना, पढ़ाई पे ध्यान रखो। 1 से 2 साल लगभग का समय लगता है, और यह आपके अध्ययन की गति और समझ पर निर्भर करता है। ठीक है, आप कितना जल्दी चीजें समझ पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड कर देगा टाइम कितना ले रहे हो। ठीक है, तो ये तो बात की बात हुई, ये अलग अलग बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। सीए परीक्षा की फीस कितनी है, ये भी डाउट होता है कि अब जैसे कोई बच्चा गरीब है, वो कह रहा है कि ठीक है मैंने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, वहां पे फीस कितनी देनी पड़ेगी, पता लगा 5 लाख फीसें लग रही है, नहीं तो ऐसा नहीं है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, और उनकी साइड में पहले से ही रहता है कि जैसे मान लो किसी कॉलेज की 70,000 फीस है, तो वहां पे पहले ही मेंशन है कि भाई इसकी फीस 70,000 है, या फिर किसी में 1 लाख है तो उसकी 1 लाख मेंशन है। तो यहाँ पे भी आपको फीस में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, और ये आप देख सकते हो वेबसाइट से, ये आपको वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी। कितनी कठिन होती है सीए परीक्षा, कितनी कठिन होती है। अब ये तो डरावने वाला क्वेश्चन हो गया कि सर हमने अभी सीए की जर्नी स्टार्ट भी नहीं की, आप डराना शुरू कर दिए कि भाई सीए का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। नहीं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो 11th 12th के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप 11th 12th बेसिक जो है अच्छे से स्ट्रांग है, तो हमें नहीं लगता कि आप इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आपको टफ लगने वाली हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। आपको टाइम टेबल वगैरह बनाना आना चाहिए, आपको वो माइंड में ये हमेशा, मतलब कि माइंड में ये हमेशा ये सोच होनी चाहिए भाई मैं इस एग्जाम की तैयारी किस लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोला है आपको ये एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं कर रहा हूँ आप भी कर लो, दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, कोचिंग चलेंगे, पढ़ेंगे आराम से, मौज मस्ती करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आपने क्यों शुरू किया है, दोस्त को देख के या फिर अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए स्टार्ट किए हो, फिर आपके अंदर ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है बालक, ठीक है। हाँ भाई, सीए परीक्षा में कितने अंक की आवश्यकता होती है वो अभी हमने आपको बता दिया था, 40% चाहिए था मिनिमम ईच सब्जेक्ट एंड 50 ओवरऑल। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि 40% एंड 50%। ठीक है, हाँ, और कुछ डाउट्स हैं। हाँ, सीए बनने के बाद क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत डाउट होता है बच्चों के पास। अरे चलो ठीक है गुरुजी आपने बोला कि सीए की तैयारी करनी, हमने कर ली, सीए भी पास हो गए, सीए हमने कर लिया, उसके बाद क्या होगा, पैसा वैसा मिलेगा। मेन मोटिव तो पैसा कमाने का होता है कि भाई अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, यही सब तो मोटिव होता है पढ़ने लिखने का। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, सरकारी विभाग में भी काम कर सकते हो, ऑडिट ऑडिट सीए क्या, ठीक है बहुत सारे काम है। पहले आप सीए कर लो, फिर आप समझ लेना क्या क्या काम है। ठीक है, वहां पे आपको काम बता दिया जाएगा, आपको जो भी काम करना है, फाइनेंस, टैक्सेशन, अलग अलग कैरियर कर सकते हो, अलग अलग कैरियर में आप, सॉरी अलग अलग फील्ड में आप कैरियर बना सकते हो। ठीक है बच्चे, सीए परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, हाँ ये भी डाउट होता है कि भाई सीए परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें कौन सी कोचिंग करनी चाहिए।
तो भाई सीए वाला है हमारे पास। कौन सा वाला? सीए वाला। आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। सीए वाला कंप्लीट कोर्स आपको करा देगा 12th के बाद सीए। ठीक है। सीए परीक्षा के लिए कौन सी विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो गई तो मैं आपको पेपर का डिस्कशन ही कर लूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर्स हैं वो आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो ये अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये टाइम टेबल की बात हो गई। तो आप टाइम टेबल बना सकते हो, बिल्कुल टाइम टेबल बना सकते हो। बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं होगा। आप ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ लाइफ में करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा भाई। कुछ अच्छे तरीके से आपको जो गलतियां हमारे सीनियर कर चुके, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, या फिर जो गलतियां हम लोग पीछे करते आए हैं उन गलतियों को नहीं रिपीट करना है। तभी तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। पता लगा पिछली वाली गलतियों से हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं, वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, ठीक है, अब क्लास 12th में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने क्लास 10th में गलतियां की थी उसको अवॉइड करना है क्लास 12th में। अब क्लास 12th में भी कुछ गलतियां हुई होंगी, उससे हमें क्या करना है, निपटना है भाई आगे फ्यूचर के लिए। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, सारी चीजें नोट डाउन करनी है, हमको क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, अगले आने वाले हफ्ते में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है, कौन सा हमें टॉपिक खत्म करना है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको बनाना चाहिए टाइम टेबल। ठीक है, एक अच्छा टाइम टेबल अगर आपके पास है, अगर आप उसको रोज फॉलो कर रहे हो, डेली फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 100 में 100% फॉलो कर पाओगे। अगर 100 में 90% भी अगर आप फॉलो कर पा रहे हो अपने टाइम टेबल को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आप लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, टाइम टेबल वाली बात तो हो गई। हाँ, अब हम लोग सीए फाउंडेशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग 12th में हो, 11th में हो, 12th में हो। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम पैटर्न है 2025 मई का, कौन करा रहा है? सीए फाउंडेशन करा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बात हो गई। मोड ऑफ एग्जाम क्या है? ऑफलाइन है। थ्राइस इन ईयर, 3 बार होता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इजी टू मॉडरेट आता है। नेशनल लेवल का मतलब ये होता है कि पूरे इंडिया में एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का नहीं है, नेशनल लेवल का है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो पूरे इंडिया में एग्जाम होगा। ठीक है, आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है बच्चे, 3 बार होता है। तो अभी कौन सा होगा? मई वाला आपके पास ऑप्शन है, क्लास 12th के जो बच्चे हैं मई वाला ऑप्शन है, मई में जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये देखो पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको दिखने वाले हैं। ठीक है, पता लगा आप बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हो, तो बायोलॉजी तो पूछेगी नहीं। आप कहोगे कि सर हम तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़े थे, वहां बायोलॉजी का काम ही नहीं है, तो बायोलॉजी क्यों पढ़नी? हाँ, ये बात है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहला पेपर क्या है? अकाउंटिंग का है। बिजनेस लॉ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। अब इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से? बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो टोटल कितने पेपर हो गए भाई? 4 पेपर हो गए। टोटल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर हो गए। आपको 4 पेपर यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब पेपर 1 और 2 3 घंटे का होगा। पेपर 1 एंड 2 कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। उसके बाद पेपर 3 और 4 2 घंटे का होगा। तो टोटल 5 घंटे का पेपर है। ठीक है, टोटल कितने घंटे का पेपर है? 5 घंटे का। 1 एंड 2 के लिए कितने हैं? 3 घंटे हैं। 3 एंड 4 के लिए, मतलब 3 एंड 4 का मतलब ये पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ के लिए 2 घंटे हैं। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सारे। पेपर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव है। ये दोनों क्या है भैया? सब्जेक्टिव है। और ये वाले ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में आपको मजा आता होगा गोला भरने में। हाँ, तो ये 2 ही ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि आपने गोले भर के चले आए। भाई इसमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, और क्या है? ये डिस्कस हो गया। हाँ, डिस्कस हो गया। ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। सारे पेपर कितने हैं? 100 मार्क्स के हैं। सारे पेपर कितने हैं? 100। तो टोटल कितने हो गए? 400 हो गए। जाहिर सी बात है, 4 पेपर हैं, 100 मार्क्स के, कितने हो गए? 400 के गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि पेपर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। 4 पेपर हैं, चारों पेपर में स्टार्टिंग के 2 पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है। आखिरी के 2 पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चे? ठीक है,
तो 400 नंबर का हो गया। अच्छा, जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है, जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। सब्जेक्टिव वाले पेपर में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, होनी भी नहीं चाहिए। निगेटिव मार्किंग होनी भी नहीं चाहिए सब्जेक्टिव पेपर में, वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कोई अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कहानी लिख रहा है तो उसका वहां पे मीनिंग नहीं निकलेगा ना, किस बेस पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव वाला तो हो नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव वाले में निगेटिव हो सकता है भाई, 4 ऑप्शंस हैं, आपने 4 में से कोई गलत लगाया तो उसके माइनस कर दिया, सही लगाया तो ठीक है, नंबर मिल गए। 1/4 है, अगर आपको एक क्वेश्चन पे एक नंबर सही मिल रहा है और आपने उसको गलत किया तो 0.25 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, जो बच्चे जो है जिनका बहुत सारा डाउट होता है, कमेंट में डेली कमेंट करके पूछते रहते हैं, क्या सर हिंदी में पेपर दे सकते हैं? हिंदी में पेपर दे सकते हैं? हाँ बच्चे, हिंदी में पेपर दे सकते हो, पेपर आपका हिंदी में आएगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि सेक्शन बी विच विल बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, पार्ट 2। कोई जैसे मान लो इंग्लिश का वहां पे लैंग्वेज वाला पेपर है, ठीक है, अब लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें इंग्लिश आ रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसका इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट थोड़ी होके आएगा, वो तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा ना। आप जैसे मान लो क्लास 12 का पेपर देने जा रहे हो, क्लास 12 का पेपर देने जा रहे हो, आप यूपी बोर्ड के हो, आपको इंग्लिश का पेपर देना है भाई, अब इंग्लिश का पेपर हिंदी में थोड़ी आएगा, इसका पेपर इंग्लिश में आएगा। सेम वही चीज यहाँ पे कह रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके हिंदी में आएंगे। ठीक है, इसकी मीनिंग ये रही। ठीक है भाई। हाँ, अब ये आपका जो हम लोग पेपर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट पेपर, टोटल 4 पेपर थे ना, तो फर्स्ट वाले पेपर में ये आपका रहेगा, वेटेज भी है, टॉपिक वाइज वेटेज है आपका, क्या कहते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट पहला क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग जो आप अभी पढ़ रहे होगे, क्लास 12 में भी पढ़ रहे होगे अकाउंटिंग। ठीक है, विजय सर पढ़ा रहे हैं आपको अकाउंटिंग। ठीक है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क 5 to 10% है। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट है भाई, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक, ठीक है, स्टेटमेंट, ये भी आपका 20 से 30% है। ये इंपॉर्टेंट लगता है भाई, 30 से मैं अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, बस मुझे परसेंटेज देख के आइडिया लग रहा है कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 30 से 40% का मार्क्स ये कवर कर रहा है। ठीक है, एज ए मैथ टीचर हमको यही समझ में आएगा भाई, इधर वाला परसेंटेज वाला चीज़ें, हाँ अच्छी लिख, अच्छा लग रहा है, तो ये 30 से 40% है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना, आप अकाउंट्स के बच्चे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे होगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, टॉपिक भी आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक है। ठीक है, मुझे तो बस ऐसे लग रहा है, हिंदी इंग्लिश जैसे आप देख रहे हो वैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंपनी अकाउंट्स, तो ये वेटेज है, ये आपके अकाउंटिंग वाले वेटेज है अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट से। सिमिलर ऐसे और भी सब्जेक्ट होंगे, हाँ बिजनेस लॉ वाले भी सब्जेक्ट होंगे, फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का ही है। ठीक है, बिजनेस लॉ कौन सा आपका पेपर था, सेकंड वाला पेपर था, जिसमें सेकंड वाला पेपर होगा उसमें ये पूछा जाएगा। इसमें भी आप ये एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1932 कुछ एक्ट है। ठीक है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, इसमें बहुत सारे कवर हो जा रहे हैं, अच्छा तीनों कवर हो जाते हैं भाई, 25-30%, 20 to 30%। ठीक है, रैंडम, मतलब रैंडम इन द सेंस ये आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब 20 से 30% के बीच में हो सकता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि सर आपने यहाँ पे लिखा था 25 से 30%, पेपर में भी 25 से 30% आ गया, नहीं 20% भी आ सकता है, वो तो पूछने वाले के ऊपर है, आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, ठीक है, ये आप टॉपिक्स देख लेना जो इंपॉर्टेंट है। आगे, हाँ अब आगे क्या है भाई, अच्छा ये टॉपिक्स थे क्या, बिजनेस लॉ वाले, हाँ बिजनेस लॉ वाले वही टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स बच गए थे आखिरी के पार्ट 1 वाले, वो भी लिख लिए। ठीक है, अब ये क्या है भाई, पार्ट 3 सेक्शन बी, उसी का पार्ट है, बिजनेस लॉ वाले का ही पार्ट है भाई, बिजनेस लॉ टॉपिक्स वेटेज। ये टॉपिक्स आपको तब समझ में आएंगे ना जब आप इसके बैकग्राउंड के होगे। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, मैं जैसे मैथ्स का टीचर हूँ तो मुझे ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही, बस इतना समझ में आ रहा है ये कुछ परसेंटेज लिखे गए हैं तो इनके वेटेज ज्यादा होंगे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, आर्टिकुलर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो भी होता है आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और ये फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल मेल्स, राइटिंग, मीटिंग्स, जूम मीटिंग होती होगी कुछ 35 से 40%। ठीक है,
अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो अब हम लोग पेपर 3 में पहुंच चुके हैं। पेपर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव था, उसमें हमें लिखना पड़ता। 3rd एंड 4th ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे और एक ऑप्शन लगाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, बिल्कुल 100 मार्क्स का। 3 पार्ट में है, वहां भी 3 पार्ट में मैंने बताया था, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ठीक है, 3 पार्ट में है, 3 पार्ट में है। अब इनका भी कुछ सिलेबस है, जैसे पार्ट ए में है बिजनेस मैथमेटिक्स है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या है भाई, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इक्वेशंस एंड अब ये कुछ समझ में आ रहा है। जैसे जो बच्चा ना क्लास 12th में होगा, जो मैथ्स पढ़ रहा होगा, क्लास 11 12th में जो बच्चा मैथ्स पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इनइक्वलिटी, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सीक्वेंस, रिलेशन एंड ये। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स उसने मैथ्स में पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ाया भाई क्लास 12th में। ये सारे टॉपिक्स कौन कौन से, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल क्या लिखा गया एंड इंटीग्रल कैलकुलस, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका क्लास 10th वाला मैथ्स हो जाता है, कौन सा, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, लॉगरिथम तो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, बेसिक वाला। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है, हाँ ये समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग वाले पार्ट में क्या है, नंबर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें देख लेना। डायरेक्शन, टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सोलोजम, स्टैटिक्स और ये मेजरिंग ऑफ सेंट्रल, प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी हम लोग भी पढ़ते हैं मैथ्स में, हाँ ये तो पढ़ते हैं, मैथ वाला बच्चा तुरंत समझ गया होगा। और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं, रिग्रेशन भी, कोरिलेशन है, रिग्रेशन, ये वेटेज है, ये वेटेज भी देख लेना। तो आई थिंक हमें लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही है। अभी आप क्लास 12th में हो तो आपको बस इतना फोकस रखना होगा, इतना ध्यान रखना होगा कि भाई हम फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो हमें लगता है कि आपको जो जानना जरूरी लगता है, जो आप बार बार पूछते हो, एक तो ये पूछते हो अगर आप हिंदी मीडियम के हो कि सर हम लोग क्या सीए का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, तो उसके लिए हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि सर हम क्लास 12th में हैं, क्या एलिजिबल हैं, हाँ बिल्कुल एलिजिबल हो, आप क्लास 12th में अगर हो तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप दे सकते हो। उसके बाद अब अंदर की बात आती है एग्जाम में जो पूछा जाएगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। और क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, छोटू सर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें देख लो भाई, डिमांड एंड सप्लाई है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स है, साइकिल है, और इनके इधर परसेंटेज दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और इनका मार्क्स कितना है, 60 मार्क्स का है। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आगे पीछे हो सकते हैं नंबर्स, मान लो कभी ये 10 नंबर का पूछ लिया, 5 नंबर का पूछ लिया, ऐसे करके। ठीक है भाई, और आखिरी वाला कौन सा है भाई, अच्छा वही चल रहा है अभी, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, उसी में टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन। अच्छा, उधर वाला पार्ट क्या था, 60% का वेटेज था, इधर वाला क्या है 40 मार्क्स का है, तो 40% का वेटेज है। और ये है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के नाम से। ठीक है, इसमें क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी, टर्मिनोलॉजी एंड ये कुछ वेटेज हैं इनके। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सीए बनने के लिए, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। लगता है क्या कोई डाउट बचा होगा सीए में, नहीं, सीए में अब कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो आप बार बार पूछने से अच्छा है आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अलग अलग वीडियो देखने से अच्छा है कि आप सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो गई हैं। आई होप आपको कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स लगता है कि सर ये वाला पॉइंट छूट गया है, या फिर ये वाला डाउट्स हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स को लेके। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय बच्चों।